हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल आपका एग्ज़ाम है, अब आप निश्चिंत हो जाइए। जितना पढ़ा है उतना इनफ है, बहुत परेशान ना होइए। ये बचा है वो बचा है ऐसा आप दिक्कत महसूस करेंगे। इससे अच्छा है कि जितना पढ़ा है उतना सॉलिड करिए, एकदम रिलैक्स माइंड में रहिए, ताकि आप जितना पढ़ें कम से कम उतना ही अच्छा पेपर करके आएंगे। तब भी आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले आपने पढ़ा है। आप बिल्कुल भी अब मत घबराइए, क्योंकि घबराहट में आप काम खराब कर सकते हैं, गलत हो सकता है, जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। इसलिए एकदम काम डाउन हो जाइए और धीरे धीरे करके अपना बस जाके बढ़िया अच्छे से अच्छा बेस्ट जितना हो सके उतना अच्छे से पेपर करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बहुत अच्छा होगा। आपने पढ़ाई की है, सब कुछ देख लिया है, इनफ है इतना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने की चांसेस है, क्योंकि हर बार जितनी भी चीज़ें आती है टोटली आपको दिखाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज बात करते हैं। यहाँ पर ये लास्ट मौका है, अंतिम बार है, लास्ट है। यहाँ पर आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिखाऊंगी। बहुविकल्पी दिखाया, उसके बाद मैंने आपको ये दिखा दिया, ये लास्ट है। इसी तरह के और भी जो आपको एक पेपर है वो भी बहुत कुछ आप देख लेंगे। आपका लगभग जितना भी एट द एंड मैंने आपके साथ दिया और सब कुछ करवाया। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आज भी नहीं किया हो तो, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही क्लियर तरीके से देखिए। एक एक क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा का क्या कार्य है, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो आप उत्तर में लिखेंगे पालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनका प्रकटीकरण करना ही शिक्षा का कार्य है। शिक्षा दी जाती है या कुछ पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं उनको आप पहचानो, एज अ टीचर के रूप में आप उनको जानो, फिर उसके बाद उनमें साथ दो, उनको रास्ता दिखाओ, फिर वो आगे उसको निकल के काम करे। पहला हो गया। दूसरा हो गया, आपके सामने मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको सारे प्रश्न दिखाई दे। दूसरा देखिए, किस ग्रंथ में ये कहा गया है कि संसार के ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। एक प्रश्न है यहाँ पर, ऐसा कौन सा एक ग्रंथ है, हॉली बुक है, जिसमें संसार के ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं, किसने कहा है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, वो यहाँ पर क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में ये बात पूरी क्लियर तरीके से लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। थर्ड देखिए, किसका कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। कथन के प्रश्न आपको हमेशा देखे गए, बहुत बार आए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अरस्तु का, ये अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अति लघुत्तरी में आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये कथन अरस्तु का है। आपको पूरी बात लिखनी होगी, सिर्फ आप इतना लिखकर मत छोड़िएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखते हैं, शिक्षा का वैकल्पिक उद्देश्य क्या होता है, एक इंडिविजुअल उद्देश्य क्या होता है? आत्मानुभूति करवाना, ठीक है, उनको सिखाना, समझाना, बताना, खुद की आत्मा से मिलन करवाना, काफ़ी चीज़ों से उनको जानकारी देना। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ देखते हैं, समाजवाद का उदार रूप क्या है? तो राइट आंसर है जनतंत्रात्मक समाजवाद। क्या है? जनतंत्रात्मक समाजवाद। आगे बढ़िए। सिक्स देखिए, किस कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के, किस कौन सी क्लास तक की जो एजुकेशन होती है वो प्रारंभिक इनिशियल कहलाती है। तो कक्षा 8 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़िए, सातवां प्रश्न देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की कोई एक आवश्यकता बताइए, कोई एक बहुत महत्वपूर्ण नीड बताइए। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं जनतंत्र, सामाजिक न्याय एवं जनतंत्र। नेक्स्ट देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वेद है। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य स्रोत जहाँ से सारी जानकारी मिलती, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सब कुछ पता चला है, तो वो वेद है, क्योंकि वेदों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न, 100 प्रश्न तक का लगभग मैंने आपको एमसीक्यूज कराया, ये भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। यहाँ पर लास्ट टाइम है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में से 100% है फंस जाएंगे। बहुत सोच के देख के सारा कितना रिपीट हुआ इसको सब कुछ देखते हुए मैंने इसको बनाया है, तो प्लीज़ होगा सभी, लास्ट टाइम है, इसको ज़रूर देख लीजिए। देखिए नाइन्थ क्या है, मस्तिष्क की सर्वोत्तम शक्तियों का विकास किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है शिक्षा के द्वारा। मस्तिष्क में जो सर्वोत्तम शक्तियाँ हैं, पावर है, एनर्जी है, सारी चीज़ों का विकास है, वो किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है सारी शिक्षा के द्वारा ये चीज़ यहाँ पर होती है, एजुकेशन के थ्रू होता है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा गया है, मस्तिष्क की सर्वोत्तम शक्तियों का विकास किसके द्वारा? तो शिक्षा के द्वारा। ये हो गया ना हमारा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 10th देखिए, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार हैं, ठीक है। शिक्षा के कितने प्रकार है? औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा। आगे चलिए 11th देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का प्रबंध कौन करता है? तो आपको पता है वैदिक काल जब चल रहा था तो शिक्षा का पूरा प्रबंध जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट देखिए 12th है, चूड़ा कर्म संस्कार से आप क्या समझते हैं? चूड़ा कर्म संस्कार से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आप बताएंगे 5 वर्ष की आयु में बालक का विद्या आरंभ संस्कार जो होता था
प्रवेश दिलाया जाता था उनको विद्यालय की तरफ गुरुकुल में, तो वही चीज़ है। 13 देखिए यहाँ पर क्या है, वैदिक काल में शिक्षा समाप्ति पर कौन सा संस्कार किया जाता था। जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी वैदिक काल में, तब कौन सा संस्कार किया जाता था, फिर इनको घर भेजा जाता था, तो वो है समापवर्तन समास। ठीक है, समावर्तन संस्कार। क्लियर। आगे चलते हैं, संस्कार से प्रश्न हर बार बने और आएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था, तो स्त्री शिक्षा का कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था, बहुत बहुत उनको देकर कोई शिक्षा की व्यवस्था स्त्री शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी। फिर यहाँ पर 15 देखिए क्या है, गुरुकुल में बालक की किस संस्कार के बाद गुरु शिक्षा आरंभ करते थे, तो उपनयन संस्कार जब उनका हो जाता था तो गुरुओं के पास हो जाते थे और शिक्षा के लिए अपना मतलब एडमिशन होता था एक प्रकार से। तो गुरुकुल में बालक की किस संस्कार के बाद गुरु के पास शिक्षा आरंभ होती थी, वो उपनयन संस्कार है। आगे बढ़ते इसी के साथ 16 देखते हैं, वैदिक काल और बौद्धकालीन शिक्षा में अध्ययन काल सामान्यतः कितने वर्ष तक होता था, तो ये 12 साल तक मेनली देखा गया, कितने साल तक, 12 साल तक हुआ करता था। जैसे पहले के सिस्टम है वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर 17। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा को अन्य किन नामों से जानते हैं, तो मध्यकालीन शिक्षा इस्लामी शिक्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन से रूप प्रचलित हैं, तो आप यहाँ जानते हैं 3, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ये क्या है, इनके भेद मतलब इनके क्या क्या आते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए, हंटर आयोग का गठन कब हुआ है, उत्तर में आप बताएंगे 1882 में। आप जब उत्तर लिखेंगे तो आप लिखेंगे हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था, आपको पूरा उत्तर लिखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके सामने नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि मुदालियर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। क्लियर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 21 देखिए क्या है, समेकित बाल विकास सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया, उत्तर में आप बताएंगे 1975। 6 वर्ष तक के बालकों के लिए उचित विकास के लिए ये बात यहाँ पर रखी गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यशपाल समिति का गठन कब हुआ है, कब इनका ऑर्गेनाइजेशन बना, तो आप बताएंगे यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ, 1992 में हुआ। नेक्स्ट देखिए 32 है, शिक्षा को संवैधानिक की किस सूची में, संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो वो है संवैधानिक सूची। जो 3, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें राज्य भी आएगा, केंद्र भी आएगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट होती है। केंद्र की 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक केंद्र की, एक राज्य की और एक समवर्ती। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ है, उत्तर में आप बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, राधा कृष्ण आयोग की जो बात की गई है उनके बारे में जानना है आपको। तो इसका फ्रेंड राइट उत्तर क्या है, 1948 में हुआ है। आगे चलते हैं, 25 देखते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है, तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई है। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई है, तो आप बताएंगे 1981 ईस्वी में एससीईआरटी की स्थापना की गई है। तारीख आती है इसलिए तारीख लिया है ताकि आप गलती ना करें और अच्छा कर ले जाएं। नेक्स्ट देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई, वो भी 1916 में की गई है। ध्यान से देखिएगा। आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है, उत्तर में आप लिखेंगे शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 29 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही होती है जो हमारे संपूर्ण दृश्य को हमारे सामने ले आकर रखती है और एक हमें बैलेंस करना सिखाती है। वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1854 में हुआ था, आप ये बात जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी हुआ है और लघुत्तरी के फॉर्म में भी हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्धकालीन के मुख्य 2 केंद्रों के नाम, तो आप यहाँ पर मैंने 2 सुझाव लिए, तक्षशिला, नालंदा, काशी, आप कोई भी लिख सकते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, बताइए, 2 नंबर का प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बहुत सारे जितने भी प्रश्न दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम फ्रेंड्स जरूर देखिए। छात्रों में सहयोग मतलब मूल्य, वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ जो आप सिखा रहे हो, वैल्यूज़ क्या क्या है, छात्रों में सहयोग, शेयरिंग का भाव होना चाहिए, प्रेम और करुणा भरे जो है शब्द हो, आपके व्यवहार हो, दूसरे के प्रति आपके मन में हो, शांति हो, अहिंसा ना करिए, मतलब अहिंसा पे चलिए, हिंसा मत करिए, साहस होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, गरिमा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, ये सारे मौलिक गुण आप में ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाने हेतु प्रशिक्षित करना, छात्रों को एक सही और समृद्धशाली नागरिक बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देना, उनको सही रास्ता दिखाना।
नेक्स्ट देखिए क्या है 33, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इससे प्रश्न आता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 4 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इनके बारे में आप बताएंगे। भारतीय शिक्षा का महाधिकार जो है वो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, क्योंकि नई भारतीय शिक्षा नीति बनाने के लिए सर चार्ल्स वुड्स समिति ने 1853 तक भारतीय शिक्षा का गहनता से खूब बढ़िया अध्ययन किया और उस पर जाके विचार को रखने के बाद भारतीय शिक्षा को सुझाव दिए गए कि समिति ने सुझाव दिया कि इस आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को एक नई शिक्षा नीति घोषणा की थी। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है वो, क्योंकि इन्होंने पहली बार पहल की कि आप एक नई शिक्षा ले आओ, नीति ले आओ, जिससे इंडिया के कार्यभार को आगे बढ़ाओ चलाओ, ताकि ये जब एक जगह रुकी हुई है वो आगे बढ़ सके और कार्य सुचारू रूप से हो सके, ताकि इनका विकास हो पाए। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया 34, 35। देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित हुई? इसके बारे में उत्तर में आप लिखेंगे 2 नंबर में आएगा। आप फैलाकर अच्छे से लिखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूर किया गया था। ये तारीख आपको याद रखनी, इस बात को ध्यान रखें। ये पंचवर्षीय योजना जो चलती थी उन दिनों में ये हुआ था और इस नीति का उद्देश्य बच्चों को रोजगार से हटाकर उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास करवाना था। इस तरह के क्षेत्रों में जहाँ पे बाल श्रम से अधिक है, उन क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को कम करना। जहाँ पे बाल श्रम का ज़्यादा कार्य होता था कि बच्चे जो ज़्यादा काम कर, वहाँ पर जाकर आप जो है देखो, जांच पड़ताल करो और जो बच्चे ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको उस चीज़ के लिए समझाओ, हटाओ वहाँ से। जो जो काम करवा रहे हैं उनको आप सज़ा दो। जब ये कानून लागू हो गया तो उसके बाद जब करवाते जो भी पकड़ा गया उसको दंड भी दिया गया, जुर्माना भी भरा गया है। तो ऐसे प्रावधान लाए गए थे हमेशा के लिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। 2 नंबर 1 नंबर में आ जाएगा आपको। आप उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इनके लिए लागू करना अलग से, सभी बालिकाओं को आवास उपलब्ध रहने का स्थान देना, पुस्तकें देना, शिक्षण सामग्री उनको फ्री में उपलब्ध करवाना, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा भी उपलब्ध कराना, ताकि वो डरे ना, पीछे ना हो, आगे बढ़े, अग्रसर रहें, सीखने का प्रयास करें, अपना भी बलिदान दें, मतलब अपने पूरी समर्थता के साथ कार्य करें, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं, ये क्या होते हैं? 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनके उत्तर में यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए इसका उत्तर, यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है वह बालक जो कक्षाओं में भाग लेना बंद कर, क्लास में पार्टिसिपेट करना, एक्टिविटीज़ में, फंक्शन में, किसी भी चीज़ में बंद कर देते हैं और स्कूल की शैक्षिक प्रणाली से बाहर हो जाते हैं, स्कूल के सिस्टम से बाहर रहते हैं, सब कुछ वो एक साइड कर देते हैं। सामान्यतः ऐसे गरीबी के कारण भी होता है और बालक पढ़ाई की जगह पे नौकरी करने, मतलब ये है कि जो बच्चे स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं वो बच्चे। नेक्स्ट देखिए किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम बताइए। नाम लिखिए। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि नैतिक मूल्य कहे जाते हैं जो सभी में, जो समृद्धशाली हैं, जो सही हैं, सच्चे नागरिक हैं, उनमें ये गुण जरूर से ज़रूर होने चाहिए। आगे बढ़ते इसी के साथ मारिया मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति, जो शिक्षा पद्धति थी, उनके पढ़ाने का जो तरीका था, उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर है। उत्तर में आप बताएंगे मोंटेसरी की शिक्षण विधि वैज्ञानिक विधि के पर डिपेंड थी, क्योंकि मोंटेसरी ने निरीक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रयोगों के आधार पर पद्धति का विकास किया था। इनकी ऐसी टेक्नोलॉजी या पढ़ाने का तरीका था जो अनुभवी था। इन्होंने पहले अनुभव किया, उसको सीखा, उसको समझा, उसके हर पहलू को, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को, सबको देखा, उसके बाद बच्चों को फिर उन बच्चों को मतलब वो विधि लगाकर पढ़ाने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखिए क्या है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास के हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है, सिखाने के लिए, बताने के लिए कौन कौन से जनसंचार के साधन है? तो आप देख सकते हैं दैनिक प्रार्थना, प्रार्थना के डेली की जो प्रार्थना होती है उनके द्वारा, फिर उनके बाद कुछ थॉट्स दिए जाते हैं, सुविचार बताए जाते हैं उनके द्वारा, धार्मिक पुस्तकों के कुछ अंशों का प्रवचन के माध्यम से भी आप चीज़ों को बता सकते हैं, सामाजिक पहलुओं को उनके सामने लाकर रख सकते हैं, समाज सेवा के जो कार्यक्रम उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, कुछ ऐसा स्कूल में क्रिएट कर सकते हैं माहौल जिससे बच्चे ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में नहीं जानते उनको सीख पाएँ आसानी से। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, विद्यालय में सामुदायिक जीवन से आधारित कार्यक्रम करवाना, सिखाना, बताना, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के माध्यम से उसमें पार्टिसिपेट करवाना, जाना, देखने देना, श्रमदान के माध्यम से विद्यालय में स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि भी करवाना। तो ये सब तरीके हैं कि जिसके माध्यम से आप उनको बहुत सारी बातों से, जैसे वो औचित नहीं है, जानते नहीं, उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या समझते हैं या क्या होता है? 2 नंबर का प्रश्न है। भूमंडलीय ताप वृद्धि मतलब हरित ग्रीन हाउस वायुमंडल में उपस्थित जो CO2, O3
क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो वाटर वेपर और जल वाष्प के द्वारा सौर ऊष्मा को ग्रहण करने के कारण वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, एक प्रकार से यही नहीं पूछा जा रहा, तो भूमंडलीय का जो टेम्परेचर में ग्रोथ होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बनाया गया है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वहाँ पर जो गैसें रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, O3 रहती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, वाटर वेपर रहता है, इनकी प्रेजेंस के कारण जो है वो सौर ऊष्मा को ग्रहण करने के कारण वायुमंडल ताप में वृद्धि हो रही है, और जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोग आप लोग नहीं, सभी मतलब सार्वजनिक यूज़ करते हैं, उतना फ्रिज यूज़ करते हैं, उतना एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का जो एक खतरा है वो हमारे ऊपर, भूमंडलीय ताप वृद्धि जो है दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उतना हमारे ऊपर भी एक बोझ, एक खतरा जो हमारे सर पर मंडरा रहा है। आगे आते हैं, जल संचयन का मुख्य सिद्धांत क्या है, वाटर को कंजर्वेशन करने का क्या मतलब है, क्यों करना चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न आता है। तो जल संचयन में घर की छतों पर या स्थानीय कार्यक्रमों के छतों पर फिर से विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्रों में वर्षा का जो पानी है वो एकत्रित किया जाए, पानी का स्टोरेज करना चाहिए। स्कूलों में भी अब ड्रेनेज सिस्टम का रहता है कि आप वहाँ पर ये वाटर सेविंग के लिए आपने टैंक बनवाया है कि नहीं बनवाया है। सरकारी विभागों में भी हर जगह तो पानी को सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे और भी यूज़ कर सकते हो, जो रफली काम है उसमें यूज़ कर सकते हो एटलीस्ट। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा और समाज का संबंध क्या है, क्या मतलब है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आप उत्तर में बताएंगे, आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक, एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। शिक्षा बिना समाज अधूरा है, शिक्षा अगर नहीं है तो समाज पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है, और समाज के बिना शिक्षा, समाज ही नहीं तो शिक्षा हो लेके क्या करोगे आप। तो यहीं पर है कि क्योंकि मानव का सामाजिक, एक मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहता तो है लेकिन अपनी क्रियाकलापों का निर्वाह वो शिक्षा के द्वारा जो चीज़ें सिखाई गई थी, बताई गई थी, उनके द्वारा करता है। इसीलिए एक दूसरे के मतलब एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके बिना ये चल ही नहीं सकता है, कार्य कर ही नहीं सकता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। आप यहाँ पर क्या बताएंगे, उपनयन संस्कार होता था, ब्रह्मचर्य का पालन होता था, गुरु शिष्य की सेवा, गुरु शिष्य का मतलब संबंध होता था, गुरु शिष्य की सेवा करते थे, भिक्षावृत्ति भी करते थे, मौखिक प्रणाली यूज होती थी, प्रवचन विधि का यूज होता था। ठीक है, तो ये सारी आप वहाँ पर विशेषताओं के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, इनका क्या, मध्यकालीन का उद्देश्य क्या था। तो आप जानते हैं मध्यकालीन यानी कि इस्लाम धर्म से मुस्लिम शिक्षा से मुस्लिम का काल। तो मुस्लिम धर्म के बारे में जानना, दर्शन का प्रचार प्रसार करना, उनके बारे में देखना, अच्छे चरित्र का निर्माण पर फोकस करना, बल देना, मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी को भी मेंटेन करना, सांसारिक जो विलासता है उसको प्राप्त करना, इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करना कि क्या उचित है क्या नहीं, उसके बारे में जानना, देखना, प्रयास करना। आगे आइए, नेक्स्ट देखते हैं, वुड के आदेश पत्र का मकसद क्या था। चार्ल्स वुड ने जो अपना एक आदेश पत्र जारी किया था, उसका मकसद क्या था, क्या उसके पीछे का मोटिव था। तो वुड के आदेश पत्र ने भारत की शैक्षिक जो संभावनाओं को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया था, कि क्या क्या चीज़ें जो भारतीय शिक्षा में नहीं है उनको लाया जा सकता है। एक प्रकार से लोगों के सामने एक हिंट दे दिया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इस प्रकार किया जा सकता है, जिससे बहुत उचित विकास होगा और बहुत ज़रूरी भी है। तो ये कुछ संभावनाएं ऐसी थी, सारे लोग एक जैसे नहीं थे, कुछ अच्छी नीति के साथ भी कार्य किए थे। आदर्शवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ आपको मतलब स्पष्ट करना है, बताना है। तो उत्तर में आप यहाँ पर बताएंगे, आदर्शवाद आइडियलिज्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, शिक्षा का तात्पर्य, शिक्षा का मतलब एक उस अनुभव या ज्ञान से उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया से है, जिसके कारण मनुष्य में मूल्य जो वैल्यूज़ है, वो जो बिहेवियर या गुड क्वालिटीज़ है वो आदर्श बढ़ते हैं, जिससे चीज़ें इंक्रीमेंट होती है और उनका एक चतुर्दिक विकास, मतलब चारों तरफ से सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट भी होता है, आत्मानुभूति होती है, ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। ये आदर्शवाद का मतलब है ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर बड़ा है, ईश्वर में खोए रहना, उनकी आस्था में लीन रहना। आप अगर आदर्शवाद के रास्ते पे चल रहे हैं तो आप एक सही आदमी है, सही इंसान है, देश के लिए सोच रहे हैं और जीवों के लिए भी सोच रहे हैं, आप में भगवान की आस्था में लीन है, भगवान ने जो करने के लिए भेजा वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी धारणाओं के साथ ये कार्य करते हैं और फिर इनके साथ जो रहते हैं वो भी इसी रास्ते पर चलते हैं। आगे आइए, शिक्षा में आदर्शवाद के जनक कौन है, उत्तर में आप बताएंगे, आदर्शवाद के जनक यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक प्लेटो हैं। इनको माना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्नों में आया हुआ है। 2022 का पेपर जो मई में, उसमें ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 49 देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उत्तर में आप बताएंगे, शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है। जो शिक्षा के द्वारा ही जो मनुष्य के अंदर
अच्छे थॉट्स आते हैं, जो माइंड मेकअप बढ़िया होता है, वो उनका फॉर्मेशन होता है। मनुष्य के जीवन का मार्ग जो है खुलता है, क्या करना है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या इस रास्ते पर चलना चाहिए, क्या बेहतर होगा मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, क्या सही होगा परिवार के लिए, क्या सही होगा। बेहतर समाज के निर्माण में सुरक्षित नागरिक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है शिक्षा के द्वारा, कि आप समाज में रहने लायक हैं या नहीं, समाज के नियमों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इन सब चीज़ों का भी आपको, जब आप शिक्षित हैं तो रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो सबके साथ आपकी शेयरिंग भी अच्छी हो जाएगी, बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। आगे आइए, नेक्स्ट है मध्यकालीन समाज में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इनके बारे में जानना है। उत्तर में आप बताएंगे, इस काल में भारत में मुख्य रूप से विदेशी मुस्लिम शासकों का शासन था। विदेश से आए हुए जो मुस्लिम शासक थे उनका शासन रहा। इस शासन के कारण ही भारत में भिन्न भिन्न शिक्षा प्रणाली भी लागू की गई, जो पारंपरिक रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली से नितांत भिन्न प्रकार की थी। ये कहा गया है कि जब इनका टाइम ड्यूरेशन आया, इनका काल आया, तो विदेश के जो मुस्लिम शासक थे उनका शासन कुछ ज़्यादा चला। उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छाई भी की है और बहुत कुछ कंट्रोल भी काफ़ी कुछ किया। और आप देखे गए हैं कि जितनी नीतियाँ अभी तक की आई हुई हैं, जितने शासन अभी तक के आए, भारतीय शिक्षा पे जो कार्य किया गया, उसमें जो मध्यकालीन के समय मुस्लिम काल का था वो काफ़ी सभी नीतियों से एकदम डिफर था, बहुत ज़्यादा अलग था। कुछ नियम ज़्यादा थे, कुछ नियम कड़ाई के द्वारा थे, बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा कड़ाई थी, रूल बहुत ज़्यादा बनाए गए थे और सबको फॉलो करना भी एक मतलब अनिवार्यता के रूप में था। तो काफ़ी देखा गया कि इनकी नीति जो है और सारे काल से और सारे टाइम से अलग थी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी क्लास। यहाँ पर मैंने आपको 50 प्रश्न टोटल लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत आपको क्वेश्चंस भी करवाया है, मैराथन भी दिया है, काफ़ी कुछ आपको पता है। ये क्लास छोटी है, इस तरीके के आपको प्रश्न आपको हेल्प करेंगे। आप देखिए, पढ़िए, समझिए। आपके जितना भी कुछ था फ्रेंड्स, मेरी लास्ट टाइम था, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, महा मैराथन के नाम से एक बनी हुई है, एक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम इंपॉर्टेंट 2022। उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने उसको ही इसमें पिनअप करके डाला हुआ है। तो आप वो भी वहाँ पर जाकर जो है बाल विकास की ये पेपर 1 जो आपका ये वर्तमान वाला, इससे बहुत सी संबंधित क्लास है जो आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, आपको नई बातें बताएंगे, नए टॉपिक देखेंगे। आप सभी को अच्छे से पेपर देना, अपना बेस्ट करके आना, साफ राइटिंग में लिखना है, समय को भी ध्यान रखना है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।